हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 360 में। और मैं अमित कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में फिर से एक बार हम जानेंगे समान बेसिक विज्ञान के बारे में, बेसिक साइंस के बारे में। और इसके दो भागों को हम पहले ही जान चुके हैं बेसिक साइंस में। और बेसिक साइंस में उन क्वेश्चनों को मैंने डाला है जो बराबर पूछे गए हैं और बराबर पूछे जाते हैं, उनका संकलन एक साथ मैंने किया, जिसका पार्ट 1 और 2 मैंने डाल दिया है। और आज उसके पार्ट 3 की पारी है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले वीडियो में आपको बता दूं कि जहाँ तक मैंने समाप्त किया तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज शुरू करते हैं समान बेसिक विज्ञान के पार्ट में। और इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हल्का सा परमाणु की। परमाणु जिसे हम लोग एटम कहते हैं, और इससे भी कई सारा सवाल पूछा जाता है, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल नहीं करेंगे। परमाणु जिसे हम एटम कहते हैं, और ये आपको पता है कि अभी तक जितने भी पदार्थ हैं उसमें इसे सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है। किसी भी पदार्थ का पहला याद रखना है, पदार्थ क्या है, सबसे क्या है, सूक्ष्मतम कण है, यदि सबसे छोटा कण है। और ये आप जानते होंगे कि परमाणु से बड़ा जब परमाणु आपस में मिलते थे क्या बनते हैं, अणु बनाते हैं, जिसको हम लोग इसको एटम बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अणु फिर आपस में मिल गए तो ये तत्व का निर्माण किया, जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ये तत्व फिर मिल जाते हैं, अगर निश्चित अनुपात में फिक्स रेशियो मिलेंगे तो ये यौगिक का निर्माण करेंगे। और यही तत्व जब किसी भी अनुपात में किसी भी रूप में मिल जाएंगे तो इसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। मतलब ये हो गया हमारा मिक्सचर, ये हो गया हमारा कंपाउंड। ये आपको पता ही है कि अभी तक कुल टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं पृथ्वी पर। टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। और परमाणु के बारे में बात करें तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है। लेकिन इसकी खासियत है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तुरंत ही किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके अणु या कंपाउंड का निर्माण करेगा। और ये परमाणु जो है, परमाणु पहले माना जाता है कि अविभाज्य है, लेकिन आधुनिक साइंस में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। और परमाणु का विभाजन 3 पार्ट में हुआ है, जिससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु के 3 कण अगर परमाणु को तोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कई सारी चीजें, लेकिन पूछा जाता है किस कण पर कौन सा आवेश होता है, कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर होता है माइनस चार्ज यानी ऋण आवेश। प्रोटॉन है उस पर होता है प्लस चार्ज यानी धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन होता है आवेश यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न माइनस और न प्लस। ये याद रखना है। दूसरा इसमें याद रखना है अगला टर्म कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रत्येक एलिमेंट में, या प्रत्येक कह सकते हैं कि तत्व है या एटम में, दोनों इक्वल होता है। जैसे अगर हम लोग सोडियम की चर्चा करते हैं तो सोडियम का एक उदाहरण किसी भी लेंगे, 118 में से किसी का भी लेते हैं, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा। जैसे सोडियम इसका 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो 11 प्लस 11 माइनस, तो मैथ के हिसाब से हिसाब किताब होगा 0। इसीलिए आप बच गया, इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इस पर ये लगभग 12 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए एटम को बिना चार्ज का आवेशहीन बोला जाता है। ये याद रखना है कि एटम क्या होते हैं, आवेशहीन होते हैं या विद्युता उदासीन होते हैं। विद्युता उदासीन आप इसको बोल दे तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा याद रखना है, इसे पूछा जाता है तीनों के खोज करता। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है बराबर ये सवाल पूछा गया है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले हैं साइंटिस्ट जे थॉमसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यह पूछा गया है। प्रोटॉन की बात करें तो इसके खोजकर्ता साइंटिस्ट जो है वो है गोल्डस्टीन, यह भी पूछा हुआ सवाल है। और न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक। तीनों जो साइंटिस्ट हैं इनको कई एग्जामों में कई बार पूछा गया, इसलिए ये हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। तो हम लोग परमाणु पढ़ा, परमाणु के 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर चार्जिंग। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। परमाणु के आकृति के बारे में पूछता है कई बार। परमाणु का अगर आकृति हम देख लें, परमाणु का इस तरह का शेप होता है और इसके बीच में एक नाभिक होता है, इसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के बीच में ये नीचे वाला जो दोनों कण हम लोग देख रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो जाए कहाँ, नाभिक में, सेंटर में। ये पूछता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बच गया, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ
बिखरा हुआ रहता है एक कक्षा के रूप में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 118 टोटल तत्व है। इस 118 तत्व में कुछ क्या है, धातु है और कुछ अधातु है और कुछ जो है वो क्या है, उपधातु है। 3 तरह के हैं। धातु की बात करें तो क्या पूछता है, कौन कौन सा, उसके बारे में बता दूं। तो धातु जो है इसमें सबसे विद्युत चालक धातु, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा करंट पास करता है, सबसे विद्युत सुचालक जो है वो धातु है हमारा फर्स्ट चांदी। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि चांदी सबसे विद्युत सुचालक धातु, इसको याद रखना है। चांदी के बाद स्थान आता है किसका, तांबा का विद्युत सुचालकता में। तांबा के बाद आता है एल्युमिनियम का, ये याद रखना है। एल्युमिनियम के बाद आता है टंगस्टन का। इस तरह की लिस्ट है, लेकिन कम से कम 3-4 आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन है, तो चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। और तांबा का हम लोग घरों में वायर भी यूज करते हैं, तार के जब अंदर छिलेंगे तो पीला पीला टाइप का, तो वो तांबा का तार है। और फिर उसको एल्युमिनियम का तार भी व्हाइट छिलते हैं, तो तांबा और एल्युमिनियम को हम लोग तार वायर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये विद्युत सुचालक है। ये चांदी सबसे ज्यादा सुचालक है। उसके बाद हमको याद रखना है कि सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी धातु कौन है, सबसे हल्की धातु कौन है, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे भारी धातु जो है वो है हमारा ओस्मियम, सबसे भारी धातु हमारा है ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो है लिथियम। और सबसे कठोर धातु जो सबसे मजबूत है तो वो है क्रोमियम, क्रोमियम। ये तीनों हर हाल में इंपॉर्टेंट है और चांदी को याद रखना है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक है, और सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे कठोर धातु हो गया आपको क्रोमियम, और सबसे विद्युत सुचालक धातु चांदी। तो सबसे विद्युत सुचालक अगर चांदी है तो सबसे कम सुचालक कौन है, तो सबसे कम सुचालक में सीसा को माना जाता है। ये याद रखना है, सबसे कम विद्युत सुचालक है सीसा। वैसे सीसा को कभी कभी उपधातु में काउंट किया जाता है, लेकिन धातु के रूप में भी सीसा माना जाता है। तो सबसे ज्यादा सुचालक चांदी, सबसे कम सुचालक सीसा, सबसे भारी ओस्मियम, सबसे हल्का लिथियम और सबसे कठोर क्रोमियम। हाल फिलहाल एक सवाल पूछा गया है कुछ एग्जामों में जिसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। वो सवाल क्या था, तो एक सवाल था एक परीक्षा में कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है, ये एक सवाल था। दूसरा सेम सवाल, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन है। ये 2 सवाल है। इस दोनों सवाल को अगर पढ़ा जाए तो लगेगा एक ही सवाल है, बट दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है, और एक साथ लिखे इसलिए थोड़ा अंतर आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन अलग अलग परीक्षा में, जैसे किसी परीक्षा में ये पूछ दिया और किसी में ये पूछ दिया अलग अलग, तो आप पता नहीं चल पाता है। ऐसे में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे इसमें गौर करेंगे, यहाँ क्या पूछ रहा है, तत्व, और यहाँ क्या पूछ रहा है, धातु। तो भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है, इसमें पूछा है भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन है। तो लेकिन हमको सुनने में लगता है एक ही है, लेकिन अलग है। तत्व के अंदर कई टाइप के होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे तत्व कितना होता है, टोटल 118 तत्व है पृथ्वी पर, और इस 118 के 3 पार्ट धातु है, इसमें कुछ अधातु और कुछ उपधातु है, जो अभी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ तत्व पूछ रहा है और आपसे यह सवाल पूछा जाए तो इसका आंसर आप देंगे, ट्रिक है एक, ओसाइन। पृथ्वी पर भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व ओसाइन, और पूछे सबसे अधिक धातु कौन है, तो इसका आप ट्रिक देंगे AIC। कैसे, तो तत्व में करेंगे तो सबसे अधिक तत्व है पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन। सबसे अधिक प्रथम स्थान किसका, ऑक्सीजन। सेकेंड है सिलिकॉन, थर्ड है एल्युमिनियम, और फोर्थ है आयरन यानी लोहा। ये भूप्रपट्टी पे सबसे ओसाइन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। और भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक धातु की बात करें तो सबसे अधिक में आ जाएगा, इससे भी देख लीजिए सबसे अधिक कौन है, एल्युमिनियम। सेकेंड हो गया आयरन यानी लोहा, और थर्ड हो गया Ca कहिए या कैल्शियम कहिए, कैल्शियम हो गया। इससे भी आप याद कर सकते हैं इसको भी। कैसे, तो दोनों आगे का हटा दीजिए, तो ये एल्युमिनियम पहला हो गया, तब आयरन हो गया, देखिए AI है, फिर इसके बाद C होगा।
तो ये सवाल में ज्यादातर लोगों की गलती होती है, इसको हम लोग को ध्यान से रखना है। ठीक है, तो वो साइन में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, और धातु में पूछे तो एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम। भू प्रॉपर्टी पर, जमीन के ऊपरी परत जो हमारा मिट्टी है उसकी बात ये कर रहे हैं, भू प्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर एक सवाल बराबर पूछा जाता है कि सबसे जो धातु को पढ़ ही रहे हैं, तो धातु में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? क्रियाशील का मतलब जो तुरंत रिएक्शन करता है, तो सबसे क्रियाशील धातु में लिस्ट में नंबर 1 आता है ये आपको पोटेशियम, के जिसको बोलते हैं। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। जिस तरह हम लोग चांदी का पढ़े, ओस्मियम, लिथियम, क्रोमियम, सीसा पढ़े, इधर वो AIC पढ़े, उसी तरह सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है। सेकेंड स्थान पे किसका स्थान आता है? तो सोडियम का आता है। बहुत क्रियाशील, तुरंत ही ये ऑक्सीजन खुला हवा में रखेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करके जलने लगेगा, खुला अवस्था में रखेंगे तो तुरंत जलने लगेगा। यही कारण है कि सोडियम को क्या है, मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल में इसलिए डुबा कर रखता है क्योंकि मिट्टी तेल से जो ही आप बाहर निकालेंगे जनरल हवा में आएगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करके यह चलना शुरू कर देगा। बहुत अभिक्रियाशील है। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, इस तरह धातुओं का लिस्ट है। आपको बस याद रखना है कि पोटेशियम। लोहा के बारे में हम जा रहे हैं। लोहे में जंग लगता है, यानी लोहा का कलर थोड़ा थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा होने लगता है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, इसको याद रखना है। और लोहा में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहा प्लस नमी, और कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी, और लोहा नमी मिलकर ऑक्सीजन मिलके लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है। और लोहे में जब जंग लगता है तो जनरली हम लोग लगता है कमजोर होता है, लेकिन लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे के भार में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे सिंपल है, इसमें Fe2 सिंपल करें तो Fe2O3 और साथ साथ XH2O, यानी जितना जल इसमें समाहित हुआ है Fe2O3 XH2O, इसी को हम लोग फेरिसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। याद रखना है कुछ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से तैयार होता है। खाने वाला जो हम लोग का सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। धोने वाला जो सोडा है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगर खाने वाला सोडा की बात करें तो NaH इसमें लगा देंगे CO3, ये खाने वाला सोडा हो गया, खाना किसी आइटम बनाने में इसको डालते हैं, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे चूंकि एक ज्यादा है। धोने वाला सोडा जो कपड़ा धोने के साथ वॉशिंग पाउडर ये सब बनाने में यूज किया जाता है तो उसको हम लोग NaCO3 का, तो उसमें H लगभग नहीं होता है, इसको सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कार्बोनेट धोने वाला जो उसमें कम एक तत्व रहेगा, H नहीं रहेगा, और खाने वाला में एक ज्यादा रहेगा बाइकार्बोनेट। इसके अलावा धातुओं का कुछ जान लें तो धातु में जो है मरकरी, जिसको हम लोग Hg बोलते हैं, यह जो क्या है कई बार पूछा गया कि यह द्रव अवस्था में रहता है। एक ऐसा धातु, जैसे लोहा भी धातु, एल्युमिनियम भी धातु, उसी तरह ये एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। इसके अलावा भी एक धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, वो गैलियम। मरकरी और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये क्या रहेंगे, दोनों द्रव अवस्था में रहेंगे। इनके अलावा जो भी धातु हैं सब क्या रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, गैस अवस्था में नहीं। कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं है। द्रव अवस्था में दो है, बाकी सारे के सारे एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब के सब क्या है, ठोस अवस्था। कई सवाल गोल्ड से भी पूछा जाता है, सोना से। सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना आपको 24 कैरेट का होता है। ज्वेलरी बनाने के लिए कितने कैरेट का यूज किया जाता है? तो ज्वेलरी बनाने के लिए 22 या फिर 20 कैरेट या इससे नीचे का किया जाता है, लेकिन 24 कैरेट का आभूषण सोना नहीं बनता है, क्योंकि 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है जो काफी कमजोर होता है, अगर उसका ज्वेलरी बनाएंगे तो तुरंत टूट जाएगा। शुद्ध सोना का शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट। ज्वेलरी जो बनता है उससे 22 या 20 कैरेट होता है, लेकिन 22 में इसमें 2 कैरेट जो कम है वो क्या मिला जाते हैं? तो जनरली तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि तांबा का कलर सोना के कलर से मैच करता है, इसलिए तो ज्वेलरी बनाते हैं तो थोड़ा कठोर हो जाता है, तो ज्वेलरी हमारा कुछ मजबूत हो जाता है। एक सवाल बड़ा होता है कि चूहा के मारने की दवा जो हम लोग यूज करते हैं, चूहा मारने की दवा जो विष तैयार करते हैं, वो क्या होता है? वो जिंक फॉस्फाइड से बनता है। ये सवाल ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एग्जामों में पूछा गया है। चूहा मारने की दवा जो किससे तैयार होता है? चूहा का विष, ये तैयार होता है जिंक फॉस्फाइड से। इसको याद रखना है, कुछ बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कृत्रिम वर्षा कई जगह कराया जाता है, जहाँ पानी की कमी अभी पड़ी होगी, कई बार चला है कृत्रिम वर्षा का, तो कृत्रिम वर्षा कराने में हम लोग सिल्वर आयोडाइड
कंपाउंड यानी यौगिक का यूज करते हैं, यानी चूहा के विष बनाने में, दवा बनाने में चूहा मारने का जिंक फॉस्फाइड, और कृत्रिम ऊर्जा का वर्षा कराना है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बारूद जो हमारा है, बारूद में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? बारूद जिससे बम ये सब विस्फोटक तैयार होता है, तो उस बारूद में सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट की रहती है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? पोटेशियम नाइट्रेट की। ये ध्यान रखना, वो लगभग 75% या मोर देन पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चूहा का विष तैयार करने के लिए जिंक फॉस्फाइड का यूज करते हैं। लकड़ी पर कीड़ा लग जाता है, लकड़ी के सामान पे, पलंग है, कुर्सी टेबल उस पे, तो उसको बचाने के लिए हम लोग इसके उस पर एक पेंट चढ़ाते हैं। उस पेंट में कीड़ा से बचने के लिए उस पर क्या होता है? जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ाते हैं। जिंक क्लोराइड का अगर लेप चढ़ाएंगे तो लकड़ी में क्या होगा? कीड़ा नहीं लगेगा। यानी लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए उसके ऊपर जो पेंट चढ़ाते हैं लेप, वो जिंक क्लोराइड का होता है। और की बात करें तो आपको बता दूं कि जो हमारा ये मरकरी होता है, पारा, मरकरी या पारा जो अभी हम लोग पढ़ा है Hg, इसको हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। उजला होता है इसलिए हम लोग इसको क्विक सिल्वर का उपनाम दिया गया है। इसी तरह प्लेटिनम जो होता है, तो प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं? सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। प्लेटिनम को किस नाम से जानते हैं? सफेद सोना, सफेद सोना और व्हाइट गोल्ड के नाम से हम लोग प्लेटिनम को जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो हम लोग जो प्याज खाते हैं, तो बराबर प्याज खाने के बाद क्या होता है? मुंह से गंध टाइप का निकलता है। तो गंध टाइप का निकलता है प्याज से गंध, प्याज में जो वो स्मेल होता है वो किसके कारण होता है? वो पोटेशियम के कारण होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा इसको याद रखना है। प्याज में गंध किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण है। और पोटेशियम का अभी हाल फिलहाल हम लोग पढ़े थे, पोटेशियम क्या है? सबसे क्रियाशील धातु भी है। एक जी के और याद रखना है कि यूरेनियम, तो यूरेनियम को हम लोग कहते हैं आशा धातु, होप मेटल, यानी इससे काफी ऊर्जा का उत्पादन है भविष्य के लिए, इसको आशा धातु कहते हैं। और आपको पता ही है कि भारत में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड राज्य में होता है। और झारखंड में भी आप लोग जानते हैं कहाँ जादूगोरा इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हमारा जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन जो हमारा है, उस मोबाइल फोन के बैटरी में आप देखेंगे, बैटरी में हम लोग कौन सा धातु यूज करते हैं? लिथियम धातु का यूज कर दिया जाता है। और वही लिथियम जो भी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले बोला कि लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु में इसका काउंट होता है। भारी धातु ओस्मियम, हल्की लिथियम, तो लिथियम का हम लोग बैटरी में यूज करते हैं। और इसलिए नहीं यूज करते कि हल्की है, अदर कारण के कारण यूज करते हैं, ठीक है। तो बैटरी में कौन सा धातु यूज होगा? लिथियम धातु। मूंगा मोती जो होता है, ये मोती का उत्पादन जो शिप में, समुद्र में होता है, वो मोती बेसिकली क्या होता है? कंपाउंड है, उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहीं हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? मोती कहते हैं, जो कि साइंस के भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है ना, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से जो बना हुआ है। वीडियो को यहीं पे रुकते हैं, जो काफी लंबा हो जा रहा है। फिर मिलते हैं आपसे तुरंत ही नए वीडियो में, तब तक के लिए।